हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा जीद्रव्य कुंचन व जीद्रव्य विकुंचन। जीद्रव्य कुंचन व जीद्रव्य विकुंचन। तो इस चैप्टर में मैंने कल क्वेश्चन किया था आपको, पराशरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पराशरण की खोज किसने की थी? नॉलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब आज के टॉपिक में देखते हैं अपन जीद्रव्य कुंचन व जीद्रव्य विकुंचन क्या होता है। तो जीद्रव्य कुंचन और विकुंचन, तो जब किसी सामान्य कोशिका, पहले कुंचन देखिए, जब किसी सामान्य कोशिका यानी पादप सेल्स है, तो किसी सामान्य कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है। पादप कोशिका को कहां डाला जाता है? अति पराशरी विलयन में डाला जाता है, अर्थात इसमें जल के अणुओं की मात्रा क्या है? कम है। तो अति पराशरी विलयन डाला जाता है तो जल कहां आ जाता है? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ जल के अणु की मात्रा कम, जबकि कोशिका में जल के अणु की मात्रा क्या है? अधिक। इस कारण कोशिका के जीद्रव्य से जल इधर की तरफ आ जाता है, बाहरी माध्यम में आ जाता है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीद्रव्य कुंचन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन, अति पराशरी मतलब वहां जल के अणु क्या है? कम, तो अति पराशरी विलयन में डालते हैं तो कोशिका द्रव्य से जल बाहर निकल आता है और कोशिका द्रव्य या जीद्रव्य क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीद्रव्य कुंचन कहते हैं। फिर अब जो जीद्रव्य कुंचन क्रिया है, तो उस कोशिका को क्या कहा जाता है? जीद्रव्य कुंचित कोशिका। यानी जिस कोशिका का जीद्रव्य सिकुड़ गया था, उस कोशिका को अब क्या कहते हैं? जीद्रव्य कुंचित कोशिका। अब इस जीद्रव्य कुंचित कोशिका है, उसको कहां डाला जाता है? अल्प पराशरी विलयन में डाला जाता है। अल्प पराशरी विलयन में डाला जाता है, अर्थात यहां जल के अणु क्या है? अधिक, जल के अणु की मात्रा अधिक। तो क्या होता है? तो जब जीद्रव्य कुंचित कोशिका को कहां डालते हैं? अल्प पराशरी। मान लीजिए यहां कोशिका इसको डाल दिया और यहां बाहरी माध्यम में कौन सा है? जल के अणु क्या है? अधिक है। तो कोशिका के अंदर वापस जल प्रवेश करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी माध्यम में यहां जल के अणु क्या है? अधिक, जबकि कोशिका के जीद्रव्य में जल के अणु क्या है? कम, जिसके कारण जल के अणु है वो कहां चले जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर चले जाते हैं और कोशिका कौन सी अवस्था में आती है? सामान्य अवस्था में वापस आ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीद्रव्य विकुंचन। इस परिभाषा दोनों को दोबारा देखिए आप एक बार। जब किसी कोशिका को कहां डाला जाता है? अति पराशरी विलयन डाला जाता है, तो जल के अणु है वो जीद्रव्य से किधर की तरफ आ जाते हैं? अति पराशरी विलयन में आ जाते हैं, जिससे जीद्रव्य या कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीद्रव्य कुंचन। और कोशिका को जीद्रव्य कुंचित कोशिका। अब इस कोशिका को वापस इसमें डालते हैं, अल्प पराशरी विलयन में डालते हैं, तो जल कहां चला जाएगा? इसके अंदर, और जीद्रव्य वापस सामान्य अवस्था में हो जाता है, या कहेंगे कोशिका अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीद्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब इसके लिए एक प्रयोग किया गया था रोही डिस्कलर से, यानी जीद्रव्य कुंचन को प्रदर्शित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था या प्रयोग किया था वो इस प्रकार से किया था। तो कौन सी लीफ पे किया गया था? रोहियो डिस्कलर। रोहियो डिस्कलर प्लांट की जो लीफ है या पत्ती है, तो रोहियो डिस्कलर पादप की पत्ती की नीचे की अभिचरण, जैसे लीफ है, लीफ के नीचे की अभिचरण है, उसकी कोशिका को क्या किया गया? अलग किया गया।
नीचे की अधिचरम कोशिका को क्या कर लिया गया, अलग। और सामान्यतः ये कोशिका कौन से रंग की दिखाई देती है, बैंगनी रंग की दिखाई देती है। अब अधिचरम को निकालने के बाद में उसके कितने टुकड़े कर लिए, 2। इस अधिचरम को निकाला और उसके कितने टुकड़े कर लिए, 2 टुकड़े कर लिए। तो प्रथम अधिचरम का टुकड़ा है वो तो किसमें डाल दिया, जल में। जैसे मान लीजिए ये बाहर वाला ये माध्यम हो गया जल, और इसके अंदर क्या डाल दी, अधिचरमी कोशिका। तो जल के अंदर अधिचरम का टुकड़ा डाला है तो क्या होता है, बाहरी माध्यम है उसमें जल की अणु की मात्रा क्या है, अधिक, जबकि अंदर कम है। तो कोशिका के अंदर जल चला जाता है और कोशिका क्या हो जाएगी, स्पिक। स्पिक का मतलब क्या होता है, फूल जाती है। ठीक है। अब दूसरे टुकड़े को कहां डाल देते हैं, चीनी के घोल में डाल देते हैं। अब चीनी का घोल डाल देते हैं तो ये मान लीजिए बाहर चीनी का घोल और यहाँ पर अधिचरम का टुकड़ा। तो चीनी के घोल में जल के अणुओं की मात्रा कम, जल के अणुओं की मात्रा क्या होती है, कम, जिसके कारण जो भी है यहाँ पर जल है वो कौन से माध्यम में आ जाएगा, बाहरी माध्यम में आ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी ये कह सकते हो जीव द्रव्य से जल बाहर निकल आता है और जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। सेम यही बात है, जीव द्रव्य कुंचन को मैंने ये बताया था पादप कोशिका किसमें आता है, अति पराश्रयी वीर्य में। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ चीनी का गुण क्या हो गया है, अति पराश्रयी पादप कोशिका है, उसमें कौन सी कोशिका ली, अधिचरम की कोशिका, और जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। अब ये सिकुड़ी गई कोशिका इसको वापस निकाला तो इसे कौन सी कोशिका कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। इस कोशिका को कहां डालते हैं, जल के अंदर डालते हैं। कहां डालते हैं, जल के अंदर। और जल के अंदर डालते हैं तो यहां पर से हमने जल के अंदर डाला तो जल कहां प्रवेश कर जाएगा, वापस जीव द्रव्य में, और वह कोशिका सामान्य अवस्था या वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन। तो यहाँ पर पहले परिभाषा क्या होती है, दूसरा किस पादप की पत्ती का प्रयोग किया, रोहियोडिस्कस। हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। सेल है उसमें अनेक प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। उनके कौन कौन से दाब है उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पहला है स्थिति दाब, दूसरा है भित्ति दाब, तीसरा है परासरण दाब और चौथा है विसरण दाब न्यूनतम। यानी यहाँ पर अपन कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो दाब उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्थिति दाब, जिसको टर्गर प्रेशर कहा जाता है या शॉर्ट में टीपी, टीका टर्गर, टीका प्रेशर। तो स्थिति दाब क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए आप, जब किसी पादप कोशिका को, प्लांट की सेल है तो पादप कोशिका को कहां डाला जाता है, अल्प पराश्रयी मीडियम में डाला जाता है। कहां डाला जाता है, अल्प पराश्रयी मीडियम में डाला जाता है, अर्थात बाहर जल की अणु क्या है, अधिक है। मान लीजिए ये यहाँ पर ये सेल है पादप सेल, और यहाँ पर इसके कहां डाल दिया, इसको अल्प पराश्रयी मीडियम में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब अल्प पराश्रयी मीडियम डालते हैं तो कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है। कोशिका में क्या प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है और कोशिका फूलने लग जाती है, यानी स्थित होने लग जाती है। तो जब कोशिका फूलती है, जब कोशिका फूलती है तो अंदर से बाहर की तरफ एक दाब उत्पन्न होता है, अंदर से बाहर की तरफ। मान लीजिए जो सेल है यहां पर देखिए आप, जैसे ये सेल है इसको बड़ा बना दें, ये लो। अब यहां पर अगर इसके अंदर जल प्रवेश करता है तो जीव द्रव्य में जल की मात्रा क्या हो गई है, अधिक, और अंदर ये झिल्ली है वो किधर की तरफ दबाव डालती है,
बाहर की तरफ दबाव डालती है, यानी फूलेगी तो ये झिल्ली किधर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। और किस पे दबाव डालती है, W पर या भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर क्या डालती है, दबाव। तो कोशिका भित्ति पर जो झिल्ली के द्वारा दबाव उत्पन्न किया गया है उसे अपन क्या कहते हैं, टीपी। यानी कोशिका में पहले अंदर क्या प्रवेश करेगा, जल, और जल प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होती है, फूलती है, और फूलेगी तो अंदर से बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पर, सेल वॉल पर जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को अपन क्या कहते हैं, टीपी। क्या कहते हैं, टीपी। जैसे आपने किसी गुब्बारे में हवा डालते हो तो अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लग रहा है जिसके कारण गुब्बारा फूल गया है, इसी प्रकार से यहां जब अंदर जाता है जल तो अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, किस पर, कोशिका भित्ति पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, अच्छी तरह ध्यान देना कि आगे भी टॉपिक में ये चलता रहेगा। टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब क्या होता है, जब किसी कोशिका को कहां डाला जाता है, अल्प पराशरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के अंदर क्या प्रवेश कर जाएगा, जल, और जल प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होगी, फूलेगी। तो अंदर से बाहर की तरफ, यानी कहेंगे अंदर से कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति के ऊपर एक दाब उत्पन्न हो जाएगा जिसे अपन क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। फिर बात करते हैं भित्ति दाब की। सेम ये कंडीशन है। अब यहां पर जब किसी कोशिका में जल प्रवेश करता है तो अंदर से बाहर की ओर लगने वाला जो दाब है उसे अपने क्या कहा था, ट्रिगर प्रेशर। अंदर से बाहर की तरफ जो उत्पन्न दाब है उसे अपने क्या बोल दिया, ट्रिगर प्रेशर। अब जब ये कोशिका फूलती है तो फूलने का विरोध कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है। कौन करता है, कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति है वो इसके फैलने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो कोशिका भित्ति के द्वारा दाब किस पे लगाया जाएगा, वापस झिल्ली पे लगाया जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर या WP कहते हैं। दोबारा देखो, जैसे किसी कोशिका के अंदर जल गया अंदर, तो अंदर से बाहर की तरफ जो बल लग रहा है वो कौन सा हो गया, स्थिता। यानी कहेंगे अंदर कोशिका झिल्ली और बाहर क्या है, कोशिका भित्ति। ये मान लीजिए अंदर कोशिका झिल्ली है, बाहर भित्ति है, तो अंदर से बाहर की तरफ लगा तो उसे तो क्या बोलते हैं, टीपी। अब जब ये फूलने का विरोध करती है तो बाहर से भी अंदर की तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा कोशिका भित्ति के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहते हैं। तो कोशिका के अंदर झिल्ली से भित्ति पर लगने वाला दाब वो तो क्या कहलाता है, टीपी। और भित्ति के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा कहां लगेगा, झिल्ली पर लगने वाला दाब है वो क्या कहलाता है, WP कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एक है कि पूर्ण सरल कोशिका, पूर्ण सरल कोशिका, इसका टीपी का मान कितना होता है, 0। और पूर्ण स्फीत कोशिका है उसका मान क्या होता है, टीपी अधिक। तो दोबारा देखना, यहां पर स्फीत का मतलब तो कौन सी कोशिका होगी, फूली हुई। सरल का मतलब क्या होती है, सिकुड़ी हुई। तो सिकुड़ी कोशिका, मान लो कोशिका सिकुड़ी हुई है तो अंदर से बाहर की तरफ दबाव लगेगा ही, तो टीपी का मान क्या हो गया है, 0, दाब 0 है। जब कोशिका फूलती है तो फूलेगी तो दबाव लगेगा नहीं लगेगा, वॉल प्रेशर पे लगेगा। तो इसलिए पूर्ण स्फीति यानी फूली हुई जो कोशिका होती है उसमें टीपी का मान क्या होता है, अधिकतम। तो यहां क्वेश्चन बनता है, पूर्ण सरल कोशिका है उसमें टीपी का मान कितना होता है, 0, और स्फीत कोशिका यानी फूली कोशिका है उसमें टीपी का मान क्या होता है, अधिक। फिर ये भी एक ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। टीपी अंदर से, WP ऊपर से। यानी इस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली से ऊपर की तरफ लगेगा वो कौन सा हो गया, टीपी, और इसकी विपरीत लगेगा वो WP। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, विरोध में कार्य करते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर टीपी अधिक यानी अंदर से दबाव बाहर की तरफ अधिक लगेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी,
फट जाएगी, क्योंकि इसका प्रेशर कम और ये ज्यादा, तो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगी और कोशिका क्या हो सकती है, फट सकती है। जबकि WP है, यानी बाहर WP क्या है, अधिक, जबकि ये कम है, तो कोशिका स्थित नहीं होगी, यानी फूलने नहीं देगा। ठीक है, उस प्रकार से तीसरा दाब पढ़ेंगे अपन, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है, इसको क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर, और इसको मापने के लिए ओस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। परासरण दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ओपी क्या होता है, परासरण तो मैंने बताया था आपको, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु है वो उच्च मात्रा से कितनी तरफ जाते हैं, निम्न मात्रा की तरफ गमन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परासरण। तो यहां दाब है, देखिए वह दाब जो शुद्ध जल को, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बना दी अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, और बाहर की तरफ क्या है, शुद्ध जल, अंदर की तरफ विलयन है। तो जब जल के अणु कहां जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा, यानी जल के अणु कहां प्रवेश कर रहे हैं, अंदर, तो इसको रोकने के लिए जो दाब उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, ओपी या ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तीनों दाब को दोबारा देखने से अच्छे से ध्यान दें। पहला, स्थिति दाब या ट्रिगर प्रेशर, कोशिका के अंदर जब जल जाता है तो कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर की तरफ भित्ति पर दाब उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, टीपी। फिर झिल्ली के द्वारा दाब उत्पन्न होता है तो फिर कोशिका भित्ति इसका विरोध करती है, और कोशिका भित्ति के द्वारा अंदर की तरफ लगाया जाने वाला दाब है वो क्या कहलाता है, भित्ति दाब कहलाता है या वॉल प्रेशर कहलाता है। और तीसरा परासरण दाब है, जब अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे कोई शुद्ध जल के अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश के लिए विलयन में प्रवेश करने के लिए जो रोकने के लिए जो आवश्यक दाब उत्पन्न होता है, यानी अंदर जाने का विरोध कर रहा है, वो जो दाब उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और विसरण दाब नहीं होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है परासरण दाब है उसका मापन किससे किया जाता है, और सभी बच्चों को इसके लिए कमेंट डालना है और आंसर देने हैं। थैंक यू।